आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2020-21 कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करिए और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो आइए चलते हैं पाठ्यक्रम पर। कक्षा 9 हिंदी का जो पेपर होता है वो 70 अंकों का एक पेपर होता है जिसे 3 घंटा में करना होता है और 30 नंबर आपका जो है प्रोजेक्ट पे होता है। इस तरह से 100 नंबर का पेपर होता है जो 2 भागों में विभक्त होता है, एक 70 अंक और एक 30 अंक। तो 70 अंकों में आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन सी कविता पढ़नी है, कौन कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन सा संस्कृत में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन सारे विषयों पे चर्चा आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र आपका होगा वो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा, जिसे 5 अंकों का बहुविकल्पी सवाल पूछा जाता है। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इसमें भी निर्धारित कर दिया गया है कि कौन कौन सा युग पढ़ना है। तो भारतेंदु युग पढ़ना है और द्विवेदी युग पढ़ना है। जी हाँ, आपको केवल भारतेंदु और केवल द्विवेदी युग ही पढ़ना है। परीक्षा में प्रश्न अगर बनेगा तो भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग से ही बनेगा। बाकी आगे छायावाद से या शुक्लोत्तर से ये कहीं से नहीं बनेगा। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 का जो ख है, दिया गया है कि निर्धारित पद्यांश की विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी ऐसे समझिए कि पद्य साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा 5 नंबर में। और पद्य साहित्य के इतिहास में कौन कौन से माने आपको पढ़ना है, तो आदिकाल पढ़ना है और भक्ति काल पढ़ना है। मात्र 2 कालखंड पढ़ना है, आदिकाल और भक्ति काल। आदिकाल से प्रश्न रहेगा और भक्ति काल से प्रश्न रहेगा और प्रश्न कहीं से नहीं बनेगा, मात्र आपको 2 ही कालखंड पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 आपको 10 नंबर का सवाल बनेगा जो 2 भागों में विभक्त रहेगा, एक क और ख। क जो है वह गद्य साहित्य का इतिहास है और ख जो है वह पद्य साहित्य का इतिहास है। क में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ना है और ख में आदिकाल और भक्ति काल पढ़ना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वो कह रहा है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से आपको संदर्भ पूछा जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मतलब ऐसे समझिए कि आपको जो गद्य का पाठ है, गद्य खंड है, वो गद्य खंड में आपको 8 पाठ है। तो 8 पाठ में से किसी एक पाठ से कोई एक पैराग्राफ उठा देगा और उस पैराग्राफ पे आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा। संदर्भ सहित व्याख्या नहीं करना होता है, जितना कहा जाएगा उतना ही आपको करना होगा, अपने मन से मत करिएगा। मात्र 3 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न रहेगा कि दे देगा कि निर्धारित गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर में। वो जो गद्यांश रहेगा उसमें से 1 लाइन या 2 लाइन उसमें से अंडरलाइन कर देगा। तो जो लाइन अंडरलाइन करेगा उस अंडरलाइन की आपको व्याख्या करनी होगी 4 नंबर में। और जो पैराग्राफ देगा उस पैराग्राफ से निर्धारित प्रश्न पूछेगा कि इसमें कोई एक प्रश्न पूछेगा जो 2 नंबर में करना होगा। इस तरीके से आपको मात्र 3 प्रश्न आएगा गद्यांश से। और निर्धारित पाठ्यक्रम में पाठ कौन कौन सा है, तो बात पाठ है प्रताप नारायण मिश्र का, मंत्र पाठ है प्रेमचंद्र का, और गुरु नानक देव है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गीलू पाठ है महादेवी वर्मा का, स्मृति है श्री राम शर्मा का, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है काका कालेकर का, ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती का, तोता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इस तरीके से ये 8 पाठ है और 8 पाठ में से किसी एक पाठ से आपको आ जाएगा कोई एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ में 3 प्रश्न पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा पहला कि संदर्भ लिखिए, दूसरा कोई 1 लाइन या 2 लाइन अंडरलाइन कर देगा, तो जितना अंडरलाइन करेगा उसकी व्याख्या पूछ देगा और कोई एक प्रश्न पूछ देगा 2 नंबर में। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2 जो आपको 8 नंबर का सवाल बनता है आपके प्रश्न पत्र में।
प्रश्न संख्या 3 भी यही है कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो निर्धारित पाठ कौन कौन सा है? तो साखी है कबीरदास की, पदावली है मीराबाई की, दोहा है रहीमदास का, प्रेम माधुरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त का, पुनर्मिलन है जयशंकर प्रसाद का, दान है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, पथ की पहचान जो है हरिवंश राय बच्चन का है, बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता है और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की रचना है। ये सारी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में से कोई एक रचना आपको या एक पैराग्राफ आपको परीक्षा में आ जाएगा और जो पैराग्राफ आएगा उस पैराग्राफ से आपको संदर्भ लिखना होगा उसका और वो व्याख्या करनी होगी और व्याख्या करने के बाद से आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। इसमें रेखांकित अंश नहीं देगा, इसमें सीधे कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। सबका अंक निर्धारित किया गया है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा, 4 नंबर आपको व्याख्या पे मिलेगा और 2 अंक आपको काव्यगत सौंदर्य पर मिलेगा। काव्यगत सौंदर्य में क्या करना होता है? तो जो कविता होती है वो कविता में कौन सा रस है, ठीक है, ये लिखना होगा। कौन सा छंद है ये लिखना होता है। किस अलंकार में वो कविता लिखी गई है आपको ये लिखना होगा। वो जो कविता लिखी गई है वो कविता की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है कि अवधी भाषा है कि भोजपुरी में है, किस भाषा में है आपको ये देना होगा। उसके बाद से वो जो कविता है उस कविता में कौन सा गुण है, उसमें काव्य दोष कौन सा है, उसमें काव्य गुण कौन सा है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम काव्यगत सौंदर्य में करते हैं। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 भी आपका 8 नंबर का सवाल बनेगा। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, ये संस्कृत का खंड है, ये कह रहा है कि संस्कृत के निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक है, आपको आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ है वो है वंदना, दूसरा है सदाचारः, तीसरा है पुरुषोत्तमः रामः, तीसरा है सिद्धि मंत्रम और पांचवा है सुभाषितानि और छठवां है परमहंस रामकृष्णः, सतवां है कृष्णः गोपाल नंदनः। ये आपको 7 पाठ है। तो 7 पाठ में से 2 आपको पूछा जाएगा, एक गद्यांश का रहेगा और एक श्लोक का रहेगा। कोई एक आपको इसमें से करना होगा। जैसे सुभाषितान ये श्लोक है, वंदना श्लोक है, सिद्धिमंत्रम ये श्लोक है और सदाचारः पुरुषोत्तमः रामः, परमहंस रामकृष्णः और कृष्ण गोपाल नंदनम ये जो है आपका गद्यांश है। इन दोनों में से प्रश्न आएगा अथवा करके कोई एक आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर कैसे मिलेगा आपको? संदर्भ पर 1 नंबर मिलेगा और जब आप इसका हिंदी अनुवाद यानी आप ट्रांसलेट करेंगे, इसमें व्याख्या नहीं करना होता है, तो ट्रांसलेट पे आपको 4 अंक मिलेगा। ट्रांसलेट का मतलब होता है जैसे आप हिंदी का सीधे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं या अंग्रेजी का सीधे आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे संस्कृत का सीधे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा, अनुवाद करना होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जो प्रश्न संख्या 4 है वो आपका एकांकी खंड है। कह रहा है कि निर्धारित एकांकी से 3 अंक का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कथानक, चरित्र चित्रण तथा जो है तथ्यपरक प्रश्न आएंगे परीक्षा में। तो कौन कौन से पाठ आपके हैं एकांकी में? तो पहला पाठ है दीपदान, दूसरा है नए मेहमान, तीसरा है व्यवहार, चौथा है लक्ष्मी का स्वागत, पांचवा है सीमा रेखा। ये आपको 5 पाठ पढ़ना है और इसमें से दे देखा कि दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए यानी कथानक लिखिए, या प्रश्न ऐसे बन सकता है परीक्षा में कि दीपदान में पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण करिए। ऐसे ही प्रश्न बनता है और आपको 3 नंबर का ये सवाल है। अगला है कि निर्धारित पाठों
के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय लिखिए। ये 6 नंबर का सवाल है। 3 नंबर जो है लेखकों के लिए मिलता है और 3 नंबर जो है कवियों के लिए मिलता है जीवन परिचय लिखने पर। दोनों लोगों का जीवन परिचय परीक्षा में पूछा जाता है, लेखकों का भी पूछा जाएगा और कवियों का भी पूछा जाएगा। लेखकों में वही लेखक पूछे जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है, निर्धारित पाठ कहा गया, जो आपके पाठ में है। तो कौन कौन से हैं भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पूछा जा सकता है, प्रेमचंद्र का पूछा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा का पूछा जा सकता है, जो है श्री राम शर्मा का पूछा जा सकता है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का पूछा जा सकता है, ठेले पे हिमालय मतलब धर्मवीर भारती का पूछा जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछा जा सकता है। ठीक है। और कविता में जो है काव्य खंड में वह कबीर का, मीरा का, रहीम का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का और जो है मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सोहनलाल द्विवेदी का, हरिवंश राय बच्चन का, नागार्जुन का और रैदास का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। ये गद्य और पद्य दोनों मैंने एक ही में कर दिया है। 6 नंबर का सवाल परीक्षा में बनता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जो है वो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा। जी हाँ, आपको एक श्लोक याद करना होगा जो प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक जो आपका संस्कृत में जो आपका श्लोक है, जैसे सुभाषितान से याद कर लीजिए, वंदना से याद कर लीजिए, सिद्धिमंत्रम से याद कर लीजिए, आपको लिखना होगा। परीक्षा में 2 अंक का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। फिर जो प्रश्न नंबर 7 का जो दूसरा खंड है वो आता है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। 2 संस्कृत में जो आपका 7 पाठ है, जैसे वंदना है, सदाचार है, पुरुषोत्तमः राम है, सिद्धिमंत्रम है, सुभाषितानि है, परमहंस रामकृष्ण है, कृष्ण गोपाल नंदनम है। तो ये जो आपका 7 पाठ है परीक्षा में संस्कृत खंड से, तो इन खंडों से आपको कोई 2 प्रश्न पूछा जाएगा अति लघुत्तरीय, जिसका आंसर भी आपको संस्कृत में ही करना होगा। अब आते हैं सीधे हम प्रश्न संख्या 8 पे, जो कहा जा रहा है काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के तत्व। जी हाँ, इसमें आपको रस, छंद और अलंकार के बारे में चर्चा करनी है। रस में आपको मात्र 2 रस पढ़ना है, श्रृंगार रस पढ़ना है और वीर रस पढ़ना है। वैसे आप जानकारी के लिए तो पूरा रस पढ़ेंगे, 9 रस पढ़ेंगे, 10 रस पढ़ेंगे, लेकिन परीक्षा में आपको केवल श्रृंगार रस और वीर रस ही पूछा जाएगा, बाकी कोई रस पूछा नहीं जाएगा। जो छंद है वो छंद में मात्र आपको 2 छंद पढ़ना है, चौपाई छंद पढ़ना है और दोहा छंद पढ़ना है। और अलंकार में आपको केवल शब्दालंकार पढ़ना है, अर्थालंकार भी नहीं पढ़ना है। और शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष, यही 3 अलंकार ही पढ़ना है। प्रश्न कैसे बनेगा? तो रस में कह रहा है कि 2 अंक, श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ना है। तो कैसे प्रश्न बनेगा? दे देगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताते हुए उसके लक्षणों और उदाहरण पर चर्चा करिए। यानी रस में आपको लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा, चौपाई में आपका लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा। लक्षण मतलब परिभाषा और उदाहरण मतलब जो आप उदाहरण दीजिए चौपाई का। और अलंकार में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताइए और उसका कोई एक उदाहरण बताइए। इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 आपका 6 नंबर का सवाल बनता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है हिंदी व्याकरण और शब्द रचना से है। तो हिंदी व्याकरण का जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है वर्तनी तथा विराम चिन्ह। आपको स्पेलिंग मिस्टेक और जो विराम चिन्ह होते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, कामाला कहाँ लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा,
योजक चिन्ह कहाँ लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगेगा, इन पे प्रश्न बनता है। जो 2 नंबर का सवाल बनता है इस पे भी। जो दूसरा 9वें का जो दूसरा है ख है वो है शब्द रचना। तो शब्द रचना में तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, विलोम क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है, इस पर प्रश्न बनता है। जो गौ है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। मतलब आपको परीक्षा में लोकोक्तियाँ और मुहावरे पूछी जाती हैं, जो 2 नंबर का सवाल बनता है। और जो तीसरा है वह है हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में कोई एक वाक्य दे देगा जिसका आपको ट्रांसलेट करना होता है। यह 2 नंबर का सवाल परीक्षा में आपको बनता है। इस तरह से प्रश्न संख्या जो 9 है वह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर का सवाल बनता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 भी आपका 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का सवाल बनता है। ये संस्कृत व्याकरण है, तो संस्कृत व्याकरण में आपको संधि पूछा जाता है। संधि में आपको दीर्घ संधि पढ़ना है और गुण संधि पढ़ना है, बाकी कोई संधि नहीं पढ़नी है। आप गलती से भी किसी अन्य संधि पे चर्चा मत करिएगा। और 10वें का जो ख है वो है शब्द रूप। शब्द रूप में आपको राम शब्द का, हरि शब्द का, भानु शब्द का और अस्मत् का रूप पढ़ना है, जो 2 नंबर का सवाल बनता है। रूप कैसे याद किया जाता है मैं आपको एक तरीका बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, आप देखिएगा, वो रूप आपको कभी भूलेगा नहीं। और धातु रूप में क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, तो धातु रूप में है गम का, भू का, क्री का, 3 ही आपको धातु रूप पूछा जाता है, जो 2 नंबर का सवाल परीक्षा में बनता है। ये सब मैं आपको करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। प्रश्न संख्या 11 जो है यह भी संस्कृत व्याकरण है। इसमें कह रहा है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में कोई 2 वाक्य दे देगा, और जैसे दे देगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है का संस्कृत में अनुवाद करिए, जैसे दे देगा कि राम घर जाता है का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो ये 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देगा, 2 नंबर का सवाल ये बनेगा। जो 11 का जो ख बनता है वो बनता है पत्र लेखन पे। तो पत्र लेखन में आपको केवल प्रार्थना पत्र लिखना होता है, और प्रार्थना पत्र में 3 ही प्रार्थना पत्र विशेष करके पूछा जाता है आप लोगों को। पहला पूछा जाएगा कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या शुल्क मुक्ति के लिए जो है प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या माने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। यही 3 प्रश्न जो है घुमा के हर साल पूछा जाता है। आप इस प्रश्न को कर सकते हैं बड़े आराम से। 4 नंबर का सवाल बनता है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।